हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 3। इससे पहले हमारी सीरीज में 2 लेक्चर हो चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने आयुर्वेदिक के कुछ सिद्धांतों का अध्ययन किया है। आज हम उसे उन्हीं सिद्धांतों की अगली श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या। तो हम देखेंगे आज की दिनचर्या क्या है। दिनचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड होता है। पहला शब्द क्या होता है आपका? दिन। दूसरा क्या होता है? चर्या। दिन का अर्थ मीन्स होता है संपूर्ण एक दिवस। चर्या का मीन्स होता है आचरण। संपूर्ण एक दिन में जो हम आचरण रखते हैं उसे आयुर्वेद में क्या कहा गया है आपका? दिनचर्या कहा गया है। संस्कृत में दैनिक कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? दिनचर्या कहा जाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें? दिनचर्या एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें दैनिक कार्यक्रम को शामिल किया जाता है। दिन का अर्थ होता है दिन का समय और चर्या का अर्थ होता है उसका पालन करना या उसके निकट रहना। अर्थात दिन के समय में जिस प्रकार के कार्यों का पालन किया जाता है, जिस प्रकार के कार्यों से निकट रहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आपकी दिनचर्या। दिनचर्या को आदर्श दैनिक कार्यक्रम भी कहते हैं, जो प्रकृति के चक्र का ध्यान रखती है। आयुर्वेद प्रातः काल के समय पर केंद्रित होता है, क्योंकि वह पूरे दिन को नियमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आपको प्रकृति के चक्र के स्थान पर हम जो सेहत चक्र पढ़ चुके हैं उस वर्ड का भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या देखा अभी पूरे जो अभी उसमें कि दिनचर्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है आपका? संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम। क्लियर? यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम। इसमें सुबह जागने पर महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आयुर्वेद प्रातःकालीन भोर की बेला पर बल देता है। क्लियर? इसमें किसको बताया गया है? आपके एक सेहत चक्र के अनुसार जीवन यापन करने पर बल दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद आयुर्वेदिक मानता है कि दिनचर्या में शरीर और मन का अनुशासन होता है। क्या होता है? दिनचर्या के अंतर्गत शरीर और मन का अनुशासन होता है। इससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। मल का पदार्थों से शरीर शुद्ध हो जाता है। सरल स्वस्थ दिनचर्या से शरीर और मन शुद्ध होते हैं, दोष संतुलित होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, दिन की शुरुआत ताजगी के साथ होती है। तो दिनचर्या का कभी भी महत्व आ जाए तो इसके महत्व में हमें क्या लिखना है आपका? दिनचर्या के लिए आपका महत्व लिखने आ जाए कभी भी मानसिक शांति मिलती है, पाचन क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं, कार्यों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, शरीर व मन की स्वच्छता बनी रहती है। ये क्या हो जाएगा? आपकी दिनचर्या का महत्व हो जाएगा। क्लियर? प्रातः काल में सरल, अभी हमने क्या देखा है? दिनचर्या किस पर बल देती है आपकी?
प्रातःकालीन भोर की वेला पर बल देती है। तो प्रातःकाल सरल दिनचर्या पालन करने से आप दिन की शुरुआत आनंदमयी हो सकती है। आपको तरोताजा सुबह के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में भूमिका निभा सकती है। तो दिनचर्या में हमें किस प्रकार की दिनचर्या अपनानी चाहिए, अब हम उसके लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त अपन पढ़ेंगे क्या है, इसमें उठने से क्या लाभ होते हैं और इसमें हमें किस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व उठने की क्या कहा जाता है। सूर्योदय मीन्स आपका समझिए 5 बजे सूर्योदय हुआ, तो ब्रह्म मुहूर्त कब से प्रारंभ हो जाएगा आपका, 3:30 बजे से, या 3:03 से प्रारंभ हो जाएगा। तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व उठने से आप सूर्य की लय के साथ एक हो सकते हैं। आयुर्वेद ब्रह्म मुहूर्त की अनुशंसा करता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्म का समय या शुद्ध चेतना या शुभ, और प्रातः काल इस समय में उठना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय ध्यान करने से मानसिक कृत्य में सुधार होता है, जो भी हमारे मानसिक कृत्य होते हैं उनमें सुधार हो जाता है। सत्व गुण बढ़ाने में यह सहायक होता है। रजो और तमो से मिलने वाली मानसिक थकान या अति सक्रियता या सुस्ती को निदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटे के पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसके क्या लाभ होते हैं, इस समय में उठने से मन तरोताजा हो जाता है, सत्व गुण की प्रधानता होती है, रजस गुण और तमस गुण में कमी आती है। क्लियर। दूसरे नंबर पर सबसे पहले हम उठे, पहले आप समझते जाइएगा, फिर से हम एक चक्र की भांति पूरा याद करेंगे। दूसरे नंबर पर देखेंगे श्वास की शक्ति। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए सोकर, उसके दूसरे बाद हमने श्वास को देखा। श्वास की शक्ति मतलब हमारी जो ये नाक होती है, इसमें 2 प्रकार के छिद्र होते हैं, एक दायां छिद्र एक बायां छिद्र। जो दायां छिद्र होता है उसे सूर्य पित्त बोलते हैं, बायां छिद्र होता है उसे चंद्र पित्त बोलते हैं। यह देखें कि कौन सी नासिका में श्वास का प्रवाह अधिक हो रहा है। यदि इसके बाद सुबह उठने के बाद हमें देखना है आपका सूर्य पित्त चल रहा है या चंद्र पित्त चल रहा है। आयुर्वेद के अनुसार दाहिना नासिका किसके लिए है, राइट वाली जो छिद्र है वो सूर्य पित्त के लिए है, और लेफ्ट वाली जो है वह आपके चंद्र पित्त की है, और बाई नासिका आपकी चंद्र पित्त के लिए है। मस्तिष्क का दाहिना भाग कौन से कार्यों के लिए बताता है, रचनात्मक कार्यों के लिए बताता है, और बाहिना वाला भाग किस कार्यों के लिए बताता है, आपके तार्किक कार्यों के लिए बताता है। पहले हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठे, फिर अपन ने श्वास की शक्ति चेक कर ली। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपकी सकारात्मक तरंगें। प्राचीन ज्ञान परंपरा का पालन करते हुए हम अपनी हथेली की रेखाओं को देखें, धन ज्ञान और शक्ति की देवियों का स्मरण करें। ठीक है। उसके बाद अंगुलियों को ऊपरी भाग को अंगूठे से गोलाकार सुखदायक लय से घिसे। दाहिना दक्षिणावर्त गोलाकार और बायां बायां वर्त गोलाकार होना चाहिए, कुछ नहीं करें। तीसरे नंबर पर है हमारा सकारात्मक तरंग है। श्वास की शक्ति को चेक किया, उसके बाद सुबह से उठें, इस प्रकार से हाथों को रगड़ें, उसके बाद इन हाथों को इस प्रकार से घुमाएं। ठीक है। इन हाथों को घुमाने से हमारी हथेली में 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक धन की रेखा, एक लक्ष्मी की, एक धन की, एक ज्ञान की, और तीसरी क्या होती है, 3 प्रकार की देवियां होती हैं और 3 प्रकार की रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करती हैं। पहली धन की देवी, दूसरी ज्ञान की देवी, तीसरी हो जाएंगी आपकी शक्ति की देवी। यदि आप सरस्वती शिशु मंदिर या सरस्वती ज्ञान मंदिर के विद्यार्थी रहे होंगे, तब आपने इन सभी का अध्ययन किया होगा, या सुबह से जो हम प्रेयर करते थे वह प्रेयर भी अभी अपन आगे देखेंगे। घिसे और घुमाएं, हथेली को उंगली ऊपरी भाग को घिसे और दाहिने घुमाएं और बाहिनी को बायां बार। इस प्रकार से घुमाने के बाद अब उन्हें इस प्रकार से घिसते रहें। ठीक है। इस प्रकार से घिसने से शरीर के जिस भाग में श्वास का प्रवाह अधिक हो रहा है, पहले उस भाग की हथेली को चूमें। समझिए, अपन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद अपन ने श्वास की शक्ति चेक की, उसके बाद सकारात्मक तरंगों को उत्पन्न किया, उसके बाद अपन ने देखा यदि दाएं श्वास से आपका प्रवाह हो रहा है तो उस दाएं हाथ की हथेली के लिए चूमें। क्लियर। अपनी हथेली को चूमने से आप अपने सबसे प्रभावकारी शस्त्र आत्म अभिव्यक्ति को उत्पन्न कंपन प्रदान करती हैं। इस चूमने से क्या हो जाता है, जो हम आत्म अभिव्यक्ति की जो हमारा अपना सबसे प्रभावशाली शस्त्र होता है उसको प्रभावित कर देते हैं या उसको जागृत कर देते हैं।
अपने दोनों हाथों को घिसे, फिर हथेली और धीरे धीरे चेहरे, सिर, कंधे और हाथ और पैरों की ओर ले जाएं, जिससे ऊर्जा का एक कवच निर्मित हो जाएगा और पूरे दिन नकारात्मक प्रभाव से संरक्षण रहेगा। यही क्या होता है ऊर्जा कवच। कभी भी आ जाए, ऊर्जा कवच आयुर्वेद के अनुसार क्या है, तो अपन इसको बताएंगे। कैसे बताएंगे अब समझिए। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे हैं, उसके बाद हमने श्वास की शक्ति चेक की है, उसके बाद सकारात्मक तरंगों उत्पन्न किया है। सकारात्मक तरंगों उत्पन्न कैसे किया है, सबसे पहले सुबह उठकर हाथों को इस प्रकार से घिसा है, फिर उन्हें हाथों को दायां वर्त एवं बायां वर्त घुमाया है। उसके बाद इस प्रकार से दोनों हाथों की उंगलियों को घिसा हुआ है। क्लियर। उसके बाद घिसने से हमारी जिस श्वास की शक्ति तेज चल रही है उस हाथ की उंगलियों चुम्बन किया है। उसके बाद दोनों हाथों को फिर से घिसा है। उसके बाद इसे पूरे शरीर में इस प्रकार से हमें लगाना हुआ होता है, आंखों पर, मस्तिष्क पर, कंधों पर। इससे क्या होता है, एक ऊर्जा कवच का निर्माण हो जाता है। यह ऊर्जा कवच हमें नकारात्मक तरंगों से बचाता है। क्लियर। उसके बाद आ जाइए चौथे नंबर पर, हमें क्या करना है, हमारे रक्षा मंत्र का स्मरण करना है। रक्षा मंत्र का उच्चारण करें। क्यों करें, इस सरल करें जो इस सरल लेकिन प्रभावकारी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा है। मंत्रोच्चारण के उपरांत कुछ क्षण शांत और खाली मन के साथ बैठें। आपको मंत्रोच्चारण क्या है, आपने ये पढ़ा होगा, कर अग्र अग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर मीन्स होता है आपका हाथ, आगे मीन्स होता है अंगला, और बस्ते मीन्स बस्ती हैं, लक्ष्मी मीन्स लक्ष्मी जी। हाथों के आगे भाग में उंगलियों के ऊपर कौन बसती है, हमारी धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य चा सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में अर्थात हथेलियों में कला और ज्ञान की देवी सरस्वती का वास होता है। कर मूले तू गोविंदम, हाथ के आखिरी भाग में अर्थात मूल या कलई में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। प्रभाते शुभ कर दर्शनम, सुबह हाथों को देखना शुभ होता है। इस मंत्र का हमें उच्चारण करना है। कर अग्रे देवी लक्ष्मी, कर मध्य क्या है आपका, कर अग्रे देवी लक्ष्मी, कर मध्य चा सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते शुभ कर दर्शनम। क्लियर। उसके बाद क्या है, आपने अपने बिस्तर पर ही समस्त क्रियाएं भी कर ली हैं। उसके बाद रहेगा आपका सकारात्मक कदम, कि आप कौन सा कदम हमें सबसे पहले बिस्तर से नीचे रखना है। तो जो आपका पित्र चल रहा हो, बिस्तर को छोड़ते समय नासिका में जिस भाग में श्वास का प्रवाह तेज एवं हावी हो, उस भाग के पैर को जमीन पर सबसे पहले रखना है। क्लियर। उसके बाद हो जाएगा आपकी सफाई। सफाई मतलब हमें रोज ठंडे पानी से नहाना है, ठीक है। ठंडे पानी से कुल्ला कर ले। सबसे पहले सफाई मतलब मुंह की सफाई, अपन ब्रश करेंगे, ब्रश में सबसे पहले क्या करेंगे, ठंडे पानी से कुल्ला करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जल विद्युत का कंडक्टर होता है और संवेदनशील ऊतकों में कभी कभी जलन पैदा नहीं कर सकता है, कभी भी यह जलन पैदा नहीं कर सकता है। ठंडे पानी से हाथ, चेहरा, मुंह और आंखों को धो लें और नाक, दांत और जीभ को भी साफ कर लें। क्लियर। अभी आयुर्वेद के अनुसार हम क्या पढ़ रहे हैं, दिनचर्या, जिसके हमने 6 चरण देख लिए हैं। 7वें चरण में क्या है आपका, ध्यान और यह व्यायाम। ध्यान विश्राम से प्राणायाम तक तब तक करें जब तक दोनों नासिकाओं की श्वास बराबरी रूप से प्रवाहित ना हो। अपन ने क्या देखा था कि हम जैसे ही सुबह उठे तो एक नासिका से प्रवाह तेज था, दूसरी नासिका से प्रवाह कम था। तो हमें क्या करना है, सुबह उठते ही उस नासिका प्रवाह प्राणायाम करना है, और तब तक करना है जब दोनों नासिकाओं से श्वास का प्रवाह समान रूप से ना हो जाए। अपनी ऊर्जा को हृदय से चक्र तीसरी आंख की ओर केंद्रित करके ध्यान करें। छोटी और धीमी गति से सुबह की ताजी हवा में चलें। ध्यान में हम प्राणायाम के बाद क्या करें, थोड़ी सी ताजी हवा में चलें। उसके बाद व्यायाम या शारीरिक कसरत में सामान्यतः कुछ योग मुद्राएं होती हैं, जैसे आपकी सूर्य नमस्कार मुद्रा हो जाएगी, श्वास प्रक्रियाएं हो जाएंगी, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा। लेकिन इसमें शेयर करना और तैरना भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार की हमें व्यायाम या शारीरिक क्रियाएं करनी हैं। क्लियर। अपने आप की देख रेख करें। मीन्स अपने आप की देख रेख कैसे करें, ये अपने आप के तिल के तेल से मालिश करें। खोपड़ी, कनपटी, हाथ और पैर की 2-3 मिनट तक मालिश करना इसमें पर्याप्त माना जाता है। ठीक से स्नान करें भाई, ऐसा नहीं कि ठंडियां हैं हमें स्नान नहीं करना है, हम कौआ स्नान कर लेंगे। कौआ स्नान क्या होता है, अपन ऐसे छिड़क लेते हैं पानी और क्या बोल लेते हैं हमारा यही स्नान हो गया। कौआ स्नान नहीं करना है, पूरा स्नान करना है। दोपहर का समय, दोपहर का
भोजन 12 से 1 बजे के बीच करना चाहिए, क्योंकि उस समय उच्च समय से मेल खाता है और पाचन के लिए यह जिम्मेदार होता है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम, हाँ, अब आपका संध्या का समय। संध्या के समय में क्या रहेगा आपका, दिन और रात के संतुलन के लिए विशेष समय रहता है। यह समय शाम की प्रार्थना और ध्यान के लिए उपयोगी माना जाता है। ये कौन सा रहेगा आपका, संध्या का समय। ये किसके लिए उपयोगी माना जाता है, प्रार्थना और ध्यान के लिए उपयोगी माना जाता है। उस सायकाल में प्रार्थना और आपका ध्यान होता है। रात्रि का समय, रात्रि का भोजन शाम को 6 से 7 बजे के बीच करना चाहिए, और यह दोपहर के भोजन से हल्का होना चाहिए। रात्रि का भोजन सोने के करीब 3 घंटे पहले लेना चाहिए, जिससे भोजन के पाचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ये क्या हो जाएगा आपका, रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन कब कर लेना चाहिए आपका, 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे 2 से 3 घंटे आपके क्या हो जाएंगे, पाचन के लिए लग जाएंगे, जिसके कारण आप लगभग 10 बजे समथिंग आप सो सकें। क्लियर। सोने का समय, रात्रि 10:30 बजे क्या हो जाता है आपको, सोने का समय हो जाता है, तक सो जाने का एक आदर्श समय है। तंत्र को शांत करने के लिए सोने से पहले पैर की तलवे की मालिश की जा सकती है, कि हमारा जो पूरा तंत्र काम कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के शरीर में, उनको अब शांत कर दो। आराम से पैर की तलवे की मालिश करो और सो जाओ। यही क्या हो जाएगी आपकी आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या हो जाएगी। तो आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या के कितने घटक बताए गए हैं, 13 घटक बताए गए हैं। सबसे पहले हमने कौन क्या देखा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। दूसरे नंबर पर अपन ने देखा है कि आपको सकारात्मक मीन्स अपने श्वास की गति को चेक करना है। तीसरे नंबर पर अपन सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करनी है। चौथे और आपको ऊर्जा कवच का निर्माण करना है। चौथे नंबर पर हम क्या देखेंगे, इसमें आपके मंत्र, रक्षा मंत्र का उच्चारण करना है। 5वें नंबर सकारात्मक कदम के लिए उठाना है। 6वें नंबर पर हमें सफाई करनी है, अर्थात ब्रश करना है, कुल्ला करना है। 7वें नंबर पर हमें ध्यान और व्यायाम करना है। 8वें नंबर पर अपने आप की देख रेख करना है, अर्थात नहाना है, तिल से मालिश करनी है। उसके बाद 9वें नंबर पर स्नान करना है। 10वें नंबर पर दोपहर इस समय भोजन वो क्या करना है, भारी भोजन करना है इस समय। और 11वें नंबर पर संध्या के समय अपना जो आपका समय रहता है, वह शाम की प्रार्थना, शाम के ध्यान नियम के लिए भी उत्तम माना जाता है। रात्रि का भोजन हमें 6 साढ़े 6 समथिंग कर लेना चाहिए, 7 बजे तक कर लेना चाहिए। और सोने का समय हमारा 10:30 के लगभग होना चाहिए। यह क्या हो गया आपका आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या हो गई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो अभी तक अपन ने क्या देखा है, एक बार हम अपने सिलेबस में देख लेते हैं। अभी हमने आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांत देख लिए हैं। आयुर्वेद में त्रिदोष क्या है, इसके अतिरिक्त अपन ने यही त्रिगुण भी देख लिया था। पंच महाभूतों को देख लिया है। पंच महाभूत क्या है, प्रत्येक महाभूत की कमी से होने वाले रोग, प्रत्येक महाभूत की अधिकता से होने वाले रोग, कौन सा महाभूत महाभूत किन तत्वों को प्रभावित करता है। दिनचर्या हमने देख ली है, ऋतुचर्या देख ली है। पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी अपन ने पूर्णतः जानकारी ले ली है, जितना उसमें होता है। और जैविक घड़ी के लिए देख लिया है। तो आपका सिलेबस का कौन सा टॉपिक कवर हुआ है, आयुर्वेद वाला टॉपिक कवर हुआ है। यहीं से हम आज क्या करेंगे, जो हमारे आयुष के अंतर्गत जो आपकी आयुष आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धतियों में मूल सिद्धांत है, उसको समझेंगे कि है क्या है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको वैसा व्यवस्थित करने का आपका समय आ गया है। क्लियर। अब हमें इसमें क्या करना है, आयुर्वेद के लिए देखना है। आयुर्वेद को हम पहले भी आगे देख चुके हैं। तो आपका सबसे पहले आयुर्वेद यहाँ देखते हैं अपन। आयुर्वेद, ठीक है, चिकित्सा प्रणाली। यहाँ आयुर्वेद क्या है आपका, अर्थ क्या है इसका, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वह शब्द थे,
आयु और वेद। क्लियर। आयु का अर्थ क्या होता है आपका? जीवन। वेद का अर्थ क्या होता है आपका? अध्ययन। ठीक है, तो आपके जीवन का अध्ययन करने वाली चिकित्सा प्रणाली क्या है आपकी? आयुर्वेद है। क्लियर। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन, वेद का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन करने वाली चिकित्सा प्रणाली को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आयुर्वेद कहा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसका विशेषताएं। भाई आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की आपकी क्या विशेषताएं रहेंगी? सबसे पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली विशेषता रहेगी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद हम बताएंगे इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, यह जो भारतीय जलवायु है, जलवायु के अनुकूल रहेगी, अनुकूल प्रणाली है। क्लियर। यह पंच महाभूतों पर बल देती है। तीसरी विशेषता हो जाएगी। चौथी विशेषता क्या हो जाएगी आपकी? ना केवल किस पर? रोग पर, रोग निदान पर, बल्कि यह ना केवल रोग पर बल देगी, ना केवल रोग के निदान पर बल देगी, बल्कि यह किस पर बल देगी? मानव जीवन के निर्वाह की प्रकृति पर भी बल देगी, प्रकृति पर भी यह बल देगी। क्लियर। पांचवें नंबर की आयुर्वेद की विशेषता क्या हो जाएगी? प्रकृति के यह कैसी है? ये नजदीक है। क्लियर। छठवें नंबर की विशेषता क्या होगी इसके? यह रोग के साथ साथ रोग के कारण को समाप्त करती है। क्लियर। आयुर्वेद की क्या हो जाएंगी? ये विशेषताएं हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या रहेगा? आयुर्वेद में रोग का कारण क्या है? कारण या इसका सिद्धांत क्या है? रोग के कारण का सिद्धांत। सबसे पहला है आपका असंतुलन का सिद्धांत। असंतुलन का सिद्धांत कैसा रहेगा आपका? चार असंतुलन देखे जाते हैं आयुर्वेद के अंतर्गत। सबसे पहले तर संतुलन का सिद्धांत, तर दोषों का असंतुलन होता है। क्लियर। अग्नि में असंतुलन होता है, पंच महाभूतों में असंतुलन होता है, तर दोषों में, अग्नि में, पंच महाभूतों में, मल में, सप्त धातु में, चार प्रकार के असंतुलन देखे जाते हैं।
त्रिदोषों में असंतुलन मतलब, चलो इसे आगे देखते हैं। अपन ने क्या देखा, असंतुलन का सिद्धांत। असंतुलन में चार प्रकार की। सबसे पहला क्या है आपका, त्रिदोषों में असंतुलन। त्रिदोष कौन कौन से होते हैं आपके, वात, पित्त और आपका कफ। पित्त को क्या बोलते हैं हम, पीठ भी कह देते हैं। इनमें असंतुलन होता है। अपन ने क्या देखा है, वात किससे मिलकर बना होता है, वायु और आकाश से मिलकर बना होता है। जब इन तत्वों में कमी आ जाती है तो रोग हो जाते हैं, जो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। वहां आप वहां से एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ इनपुट करने हैं। पित्त किससे मिलकर बना होता है, आपके जल और पृथ्वी से मिलकर बना होता है। कफ किससे मिलकर बना होता है, आपका पृथ्वी और आपके जल से मिलकर बना होता है आपका कफ। अग्नि और जल से मिलकर बना होता है आपका पित्त। तो इनमें असंतुलन हो जाता है त्रिदोषों में। अब इनको संतुलन कैसे हो जाएगा, संतुलन हुआ आपका त्रिगुणों के द्वारा, औसत के द्वारा और आपके चिकित्सा उपाय के द्वारा, जो अपन आगे देखेंगे। एक त्रिगुणों में असंतुलन देख लिया अपन ने। उसके बाद अपन क्या देखेंगे अब, सप्त धातुओं में। सप्त धातु कौन सी थी आपकी, रस, रक्त, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु। ये आपकी सप्त धातु थी। क्लियर। इनमें असंतुलन हो जाएगा। इससे असंतुलन का प्रभाव क्या हो जाएगा, तो अपन ने जो सप्त धातु में पढ़ा था वही आप इस पर प्रभाव लिखते जाएंगे। क्लियर। मेनली अगर आपको प्रभाव लिखना हो तो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। तो इस सप्त धातु का हो जाएगा आपका क्लियर असंतुलन। उसके बाद देखा है अपन ने मल में। मल में कितने प्रकार के पढ़े थे, दो प्रकार के, धातु मल और आहार मल। आहार मल में कितने प्रकार के पढ़े थे, तीन। कौन कौन से थे आपके, मल, मूत्र और पसीना। ये क्या थे आपके, धातु मल थे। आहार मल थे, धातु मल भिन्न प्रकार के देखे थे। आंख से निकलने वाला धातु मल, कान से निकलने वाला धातु मल, नाखूनों से निकलने वाला धातु मल, नाक से निकलने वाला धातु मल। इनमें असंतुलन जब बढ़ता है तो कौन से रोग हो जाते हैं अपन, ओ पाचन संबंधी रोग हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, आपकी अग्नि या ऊष्मीय क्रियाएं। इसमें असंतुलन, इससे क्या हो जाती है हमारी उपापचयी या मेटाबॉलिज्म, जो प्रोसेस होती है वह क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। जिससे हमें क्या, कौन सी संबंधी, पाचन संबंधी, शरीर में पोषण संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इनमें असंतुलन, आई सिद्धांत समझ में आ गया। चार प्रकार के असंतुलन अपन इसमें देखे हैं अपन ने। इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे, रोग का कारण पढ़ लिया। अब आयुर्वेद इन रोग के निदान के लिए क्या कर रहा है, क्या कहता है। तो रोग के निदान कैसा होगा आपका, सबसे पहले जांच। आयुर्वेद में कितने प्रकार की जांच बताई गई है, 12 प्रकार की जांच बताई गई हैं रोग का पता लगाने के लिए। जांच किसके लिए होती है, आपका रोग का पता लगाने के लिए रहेंगी। कितने प्रकार की हैं आपकी, 12 प्रकार की हैं। ठीक है। 12 प्रकार की कौन कौन सी हैं, रक्त, अ, मूत्र जांच हो जाएगी, मल की जांच हो जाएगी, नाड़ी शोधन हो जाएगा आपका, आपके गले की जांच हो जाएगी। इस प्रकार की आपकी 12 प्रकार की जांच हो जाएंगी।
क्लियर। औषधियाँ, औषधियाँ कितने प्रकार की बताई हैं हमने? 2 प्रकार की बताई हैं। एक तो आपकी रहेंगी हर्बल औषधियाँ, दूसरी रहेंगी आपकी खनिज औषधियाँ। हर्बल औषधियाँ में क्या हो जाएंगी? भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ इसमें शामिल हो जाएंगी। खनिज औषधियाँ कितने प्रकार की होंगी? ये भी 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होंगी 2 प्रकार की? साधारण, नहीं, प्राकृतिक और आपके मानव जनित। प्राकृतिक में हो जाएगा आपका पारा औषधि का प्रयोग किया जाएगा। मानव जनित में क्या हो जाएगी? आपकी मिश्र धातुएं शामिल हो जाएंगी। क्लियर। ये क्या हो जाएंगी? आपकी औषधियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा औषधियाँ हो गई हैं। हर्बल औषधियों में क्या हो जाएंगी? भिन्न प्रकार की वनस्पतियों में आंवला, हर्र, बहेड़ा। क्लियर। ये आपकी वनस्पति औषधियाँ हो जाएंगी। ये क्या हो गई आपके? औषधियाँ। इसके अलावा क्या पढ़ा है अपन ने? ऋतुचर्या पढ़ा है। ऋतुचर्या को अपनाना, दिनचर्या को अपनाना, प्राकृतिक चिकित्सा को अनुसार निदान, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार निदान। क्लियर। त्रिगुणों की वृद्धि, त्रिगुणों में वृद्धि के उपाय। एक क्या हो जाएगा आपका? जैविक घड़ी में क्या करना है? बायोलॉजिकल क्लॉक में संतुलन करना है। ये क्या हो जाएंगे? इसके लिए निदान हो गए हैं। क्लियर। जो अपन पहले सब पढ़ चुके हैं ऋतुचर्या, इसलिए आपको पहले हमने क्या पढ़ाए थे उसके सिद्धांत। दिनचर्या पढ़ी है, प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ी है, त्रिगुण पढ़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक पढ़ी ही है। क्लियर। इसके अलावा अपन ने क्या देखा? क्या हो जाएगा? हाँ, सरकार प्रयास क्या कर रही है इन्हें बढ़ाने के लिए? सरकार का सबसे पहले प्रयास तो NAM, राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो हम पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं। कब आया? 2014। आयुष मंत्रालय, ये भी कब आया? सितंबर 2014। क्लियर। वैध आपके द्वार योजना, देवारण्य योजना, आरोग्य केंद्रम की स्थापना, वन नेशन वन हेल्थ अपन पढ़ेंगे। वन नेशन वन हेल्थ 2030, ये प्रयास हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अपन क्या देखेंगे? ग्राम स्तर पर आयुष प्रशासन जब पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जो जो कार्य किए जाएंगे उनके लिए अपन पढ़ लेंगे। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सरकार द्वारा इसके प्रयास किए जाएंगे। तो ये क्या हो गई है? हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो गई है। सबसे पहले हमने क्या देखा? आयुर्वेदिक क्या है? अर्थ देखा। तो यह कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका आयुर्वेदिक? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से आपके वो 2 शब्द थे? अर्थ क्या है 2 शब्दों से? आयु और वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन करने वाली चिकित्सा प्रणाली को क्या कहा जाता है? आपके आयुर्वेदिक कहा जाता है। क्लियर। उसके अलावा हमने क्या देखा? इसकी विशेषताएं, दुष्प्रभाव नहीं है,
भारतीय जलवायु के अनुकूल है। तीसरे नंबर पर देखा पंच महाभूतों पर बल देती है। यह न केवल रोग पर बल्कि रोग के यह न केवल रोग पर बल्कि न रोग के निदान पर बल्कि मानव जीवन शैली किस प्रकार निर्वाह करेगी उस पर बल देती है। प्रकृति ये सबसे ज्यादा नजदीक यह प्रणाली मानी जाती है। यह रोग के साथ साथ रोग के कारण के समाप्त होने पर वह बल देती है। तीसरे नंबर पर क्या देखा है, रोग के कारण या सिद्धांतों देखा है। अपन ने देखा है असंतुलन का सिद्धांत किन में हो रहा है भाई, चार में असंतुलन हो रहा है। त्रिदोषों में, अग्नि में, पंच महाभूतों में, मल में और सप्त धातु में। तो सबसे अपन ने पहले क्या देखा है, त्रिदोषों में असंतुलन। तो वात पित्त और कफ इनमें असंतुलन होता है, तो इनमें संतुलन कैसे, त्रिकोण के द्वारा, औषधि द्वारा और चिकित्सा द्वारा किया जाएगा। इसके बाद सप्त धातु आपकी रस, रक्त, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु, ये आपकी सब सात धातुएं हैं। इनमें असंतुलन हो रहा है, तो इनमें संतुलन के लिए क्या करेंगे, तो अपन विभिन्न प्रकार के तत्वों का सेवन करेंगे। पहले पहचान करेंगे किस तत्व की कमी है, उसके बाद उन तत्वों का हम सेवन कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, मल। मल कितने प्रकार के पड़े थे, दो प्रकार, धातु मल, आहार मल। इनमें असंतुलन होगा तो हमें अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का ग्रहण करेंगे संतुलन के लिए। क्लियर। उसके बाद ऊष्मी में ऊष्मी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो आपकी पाचन संबंधी समस्याएं आएंगी, पोषण संबंधी समस्याएं। तो इसे संतुलन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की चिकित्सा प्रणाली के लिए अपनाएंगे। ठीक है, अब इसका निदान कैसे करेंगे, निदान के लिए भाई जांच करेंगे तो 12 प्रकार की जांच हैं। दो प्रकार की औषधियाँ हैं। हर्बल औषधियों में आप त्रिफला सीधा लिख सकते हो या हर बहेड़ा और आंवला लिख सकते हो। खनिजों में दो प्रकार के खनिज रहेंगे, आपके प्राकृतिक खनिज रहेंगे और मानव जनित खनिज रहेंगे। प्राकृतिक खनिज में पारा हो जाएगा और मानव जनित खनिज में मिश्र धातुएं हो जाएंगी आपकी। ऋतुचर्या भी एक इसका निदान है, दिनचर्या का पालन करना। प्राकृतिक चिकित्सा अपन इसमें लिख सकते हैं, त्रिगुणों में वृद्धि लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के अनुसार जीवन यापन लिख सकते हैं। सरकार द्वारा प्रयास, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, वेद आपकी द्वार योजना, देवारण्य योजना, आरोग्य केंद्रम की स्थापना, वन नेशन वन हेल्थ 2013, न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017। इसमें भी आयुष प्रणालियों आयुर्वेद पर बल दिया गया है, जो अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुर्वेद की स्थिति। अब देखना है इसकी सीमाएं क्या हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि सभी सकारात्मक पहलू हैं इसके। इसकी सीमाएं क्या हो रहेंगी, सबसे पहले अपन इसकी सीमा में क्या लिखेंगे, पहली सीमा क्या है भाई इसकी, स्लो प्रोसेस। कैसी भाई, ये धीमी प्रक्रिया है। यह रोग के साथ साथ रोग के कारण वो तो समाप्त कर रही है, लेकिन 6 महीने बाद कर रही है, लेकिन निदान तो अपन को अभी चाहिए है। तो भाई ये क्या है, आपकी स्लो प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड नहीं है इसके। मीन्स मानक इसके नहीं है, मानकों का निर्धारण नहीं किया गया अभी। कितनी मात्रा में कौन सी दवाई देनी है, इसका मानक ही निर्धारित नहीं किए हैं अभी सरकार ने। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगी इसकी, मान्यता प्राप्त नहीं है इसे। मीन्स इसके मानदंड कुछ तैयारी नहीं है, माप माप जब इसके मानक नहीं है तो मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है तो जनता द्वारा ये स्वीकार्य कम है। एलोपैथी से तुलना की जाती है इसकी, कि एलोपैथी तो रोग का तुरंत निवारण कर देती है, इससे इस पर इसकी आलोचना की जाती है एलोपैथी से तुलना करके। 6वें नंबर पर इसका मूल, इसकी सीमा क्या हो जाएगी, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है अभी। वर्तमान सरकार दे रही है, इसके पहले वाली सरकारों ने, पूर्व सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो ये क्या हो जाएंगी, कुछ सीमाएं हो जाएंगी। इस प्रकार हमने क्या कर लिया है आपका अभी तक, आपका कौन कौन सा टॉपिक हो गया है, अब आपका यहाँ से आयुर्वेद वाला टॉपिक हो गया है और यहाँ से भी आपका आयुर्वेद वाला टॉपिक हो गया है। क्लियर। आयुर्वेद त्रिदोष पंचमहाभूत, इसमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी
दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभ में जानकारी और जैविक घड़ी, यह टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। और आयुष चिकित्सा प्रणालियों में आपने आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली के मूल सिद्धांतों को देख लिया है संपूर्ण रूप से। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे आपके, एक सबसे पहले अपन टॉपिक खत्म करेंगे अपन अगली क्लास में 16 संस्कार और उनका वैज्ञानिक महत्व। दूसरे नंबर पर आएंगे अपन योग। जैसे अपन ने आयुर्वेद के सिद्धांत पढ़े हैं, ऐसे पहले योग के सब सिद्धांत पढ़ लेंगे, ठीक है। और प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ लेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदिक का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे अपन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। फिर अपन उठाएंगे यूनानी चिकित्सा पद्धति, सिद्धा, सुवारिगवा, होम्योपैथी, ये प्रकार ये चिकित्सा पद्धति उठाएंगे एक क्लास में। एक क्लास में अपना होगा वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, और आपका एक केंद्र राज्य स्तर पर आयुष प्रशासन हो जाएगा। और इस प्रकार आपकी यह यूनिट 5 या 6 क्लासों में पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। बने रहिए फास्ट IAS अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।